आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 का दक्षिणी एशिया यानी चैप्टर का नाम होगा आपका समकालीन दक्षिणी एशिया, उससे रिलेटेड यहाँ पर 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे कि दक्षिणी एशिया में कितने देश शामिल है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को समझना बहुत ही आसान हो जाता है, आप खुद देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि दक्षिणी एशिया जो दक्षिण एशिया है, ठीक है, यहाँ पर कितने सारे देश है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इंडिया है, ठीक है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो इंडिया के बारे में बोलेंगे ज़रूर। इसके बाद देखिए अफगानिस्तान, इसके बाद आपका पाकिस्तान, इसके बाद मालदीव। ये छोटे छोटे जो द्वीप दिख रहे हैं, द्वीप आप लोग समझते हो ना, जो समुद्र से घिरा हुआ रहता है जो ज़मीन, जो भूभाग, तो ये आपका मालदीव है। इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद बांग्लादेश, इसके बाद भूटान, इसके बाद नेपाल। ये सारे देश दक्षिणी एशिया वाला क्षेत्र में आता है। अब इनके क्वेश्चन आंसर को करने में देखिएगा सारे उत्तर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, कौन से द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में था, वर्तमान में यह एक गणतांत्रिक देश है। यानी एक ऐसे देश का नाम आपको बताना है जो पहले के टाइम में राजतंत्र था, सुल्तान का राज होता था, राजघराना वहाँ पर राज करते थे, ठीक है, राजा लोग। लेकिन वर्तमान में यानी अभी के टाइम में गणतांत्रिक है, यानी लोकतंत्र राज है जिसमें जनता ही सरकार को चुनती है। मालदीव अभी मैप में आपको दिखाया था, जो छोटे छोटे द्वीप थे, वही देश जो मालदीव है वही लोकतांत्रिक देश है जहां पहले सत्ता सुल्तान के हाथ में थी, यानी राजतंत्र था, राजाओं का सरकार था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली है। ऐसे देश का नाम बताना है जहां पर गरीबी को कम करने के लिए छोटी बचत और सहकारी ऋण व्यवस्था के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है गरीबी को कम करने के लिए। तो वो देश आपका बांग्लादेश है, ठीक है, जिसमें किसानों को हर एक तरीके से कर्ज देती थी, खाद के लिए कर्ज या फिर बीज के लिए कर्ज, जो भी चीज़ अगर किसान को ज़रूरत होता था उससे रिलेटेड यहाँ पर कर्ज मिलता था। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कौन एक हिमालय देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, यानी वहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था है, यह देश भी हर तरह से भूमि से घिरा हुआ है, उस देश का आपको नाम बताना है। तो वो देश आपका भूटान है, एक हिमालय देश है जहां संवैधानिक राजतंत्र तथा चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। मैप में आप देख सकते हो वीडियो को पीछे करके। आगे देखिए 4 नंबर क्या आपका, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो उस संधि का नाम था फरक्का संधि, ठीक है। क्यों संधि हुआ था अगर शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो जो गंगा नदी था उसका पानी बांग्लादेश में बाढ़ की व्यवस्था को बनाए जा रहा था, यानी बाढ़ जैसी स्थिति पनप रही थी। इसके बाद वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की गई जिससे उस पानी को कंट्रोल किया गया, भारत के द्वारा एक संधि की गई, ठीक है, यानी एक समझौता किया गया कि इस पानी को थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए ताकि बांग्लादेश को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। तो वही संधि था गंगा नदी वाला बांग्लादेश और भारत के बीच में। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अफगानिस्तान यानी द 6 सार्क का सदस्य कब बना था। पहले तो शुरू में अफगानिस्तान नहीं था सार्क का सदस्य, लेकिन बाद में 2007 में यह सदस्य बन चुका था। आगे देखिए 6 नंबर, अतीत में कौन सा देश एक हिंदू राष्ट्र था। अतीत कहने का मतलब है पहले के टाइम में, अब नहीं है, ठीक है, तो वो नेपाल था। नेपाल में तकरीबन 80% प्लस, ठीक है, 80% से भी ज़्यादा वहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन अभी के टाइम में वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जैसे हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी यहाँ पर सभी धर्म के लोग अपनी आज़ादी से रह सकते हैं, अपनी संस्कृति को अपना सकते हैं, मना सकते हैं, इसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। उसी तरीके से वर्तमान टाइम में नेपाल भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। पहले था हिंदू राष्ट्र लेकिन अब ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। आगे देखिए 7 नंबर क्या आपका, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले देश में प्रथम कौन है। विकासशील देशों में, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले देश में प्रथम कौन है। विकासशील देशों में जनसंख्या को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला देश, वो भी पहला देश कौन है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं विकासशील देश होता क्या है। अगर हम आपको इसको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो विकासशील का इंग्लिश क्या होता है, डेवलपिंग। डेवलप में ही आईएनजी जोड़ा गया है। आईएनजी क्यों जोड़ा गया आपको पता है, क्योंकि आईएनजी का मतलब होता है रहा रही, यानी ये जितने भी देश है विकासशील देश वो अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी तक से ये डेवलप नहीं किए हैं। और जो देश पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है उसको कहते हैं विकसित
देश। तो विकासशील देश में भारत भी आता है, श्रीलंका भी आता है, और भी देश आते हैं जो अभी डेवलप नहीं किया है। ये कोशिश कर रहा है कि इस देश का विकास हो, आगे डेवलप हो, उसके बाद ये विकसित कहलाएगा। ठीक है, तो विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाला पहला देश श्रीलंका है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? 1948 में यानी देश आज़ाद होने के 1 वर्ष बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। 1948 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है POK। याद रखिएगा, POK आप लोग सुने होंगे, POK के नाम से जाना जाता है। यही चीज़ कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन 2 देशों के बीच का है? सियाचिन ग्लेशियर एक जगह का नाम है, ठीक है, और वो लद्दाख के ऊपरी वाला हिस्सा है। और सियाचिन ग्लेशियर का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच का है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? विश्व बैंक की मदद से, याद रखिएगा, विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि का एक समझौता हुआ था। तो वो कब हुआ था? विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि 1960 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा अगर इसके बारे में अगर आपको बता दे, जो सिंधु जल था, ठीक है, सिंधु नदी का जो जल था, उसके वितरण के लिए कि आप इतना प्रतिशत जल का उपयोग कर सकते हो, आप इतना प्रतिशत जल का उपयोग कर सकते हो, आप इन चीज़ों के लिए जल का उपयोग कर सकते हो और इन चीज़ों के लिए आप कर सकते हो, इसके लिए समझौता हुआ था। उसी को जल संधि कहा जाता है, सॉरी, सिंधु जल संधि। आगे यहाँ पर देखिए वर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप देखिएगा मॉडल प्रश्न पत्र जारी होगा ना, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन उत्तर रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सटीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए ताशकंद समझौता क्या है? तो यहाँ पर देखिए 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में हुआ जो समझौता हुआ था, उसी को ताशकंद समझौता कहा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे डिटेल से बताऊंगा ताशकंद समझौते के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में शामिल देशों के नाम लिखिए। तो भाई आपको पहले से ही पता होगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा मालदीव। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका और म्यांमार। आप मैप में भी देख सकते हो। पड़ोसी का मतलब क्या हुआ? भारत के बगल में, ठीक है, आगे पीछे चारों तरफ। 4 नंबर क्या आपका, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, जिसको शॉर्ट में लिट्टे भी बोला जाता है, इसकी प्रमुख मांग क्या थी? तो देखिए इनका प्रमुख मांग क्या था? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्म लिट्टे की प्रमुख मांग श्रीलंका में बसे तमिल के हितों की रक्षा करना, तमिल को राजभाषा बनाना, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना तथा शिक्षा एवं नौकरियों में समान अवसर, समान अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, इन्हीं अधिकारों को लेकर ये मांग कर रहे थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, शिमला समझौते की मुख्य विशेषताएं बताइए। आपको बता दें 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश को आज़ादी के लिए। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद जुल्फ़िकार भुट्टो था। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, क्योंकि इसमें भारत की जीत हुई थी और भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों को, लगभग 1 लाख सैनिक को कब्जे में ले लिया था। सोच लीजिए आप, अभी वर्तमान में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग हो रहा है, आप देख रहे हो इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है और निहत्थे लोगों पर हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं ये एक मानवता को शर्मसार कर रहा है। और हमारा देश, भारत देश, इतना बेहतर देश है। सोचिए यहाँ पर 1 लाख सैनिक को अपने कब्जे में ले लिया, फिर भी इस समझौते के अंदर में उन सभी को रिहा कर दिया। सोच लीजिए, इतना बड़ा दिल भारत देश के अलावे किसी देश में हो ही नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट को देख लेते हैं। नियंत्रण रेखा यानी जो बॉर्डर लाइन था, उनसे दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की जाए, यानी दोनों देश की जो सेना है वो वापस चली जाए, जंग को खत्म कर दे, अर्थात जीता हुआ प्रदेश वापस किया जाए। इसके बाद देखिए भारत द्वारा बंदी बनाए गए 1 लाख सैनिक की रिहाई, और तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दी जाए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर है, 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के क्या कारण थे? 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, इसका क्या रीज़न था? भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विभाजन के साथ ही शुरू हो गया था। विभाजन कहने का मतलब है जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद फिर विभाजन हो गया था, देश का बंटवारा हो चुका था। उसी टाइम से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष, तनाव, युद्ध जैसी भावना पनप रही थी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की योजना इस उद्देश्य से बनाई
आई थी कि कश्मीर में बहुसंख्यक यानी बहुत ही ज़्यादा संख्या में मुस्लिम की जनसंख्या है और इससे पाकिस्तान को समर्थन मिलेगा। परंतु यह आशा निर्मूल सिद्ध हुआ, यानी उल्टा हो गया। वहाँ के जो मुस्लिम थे वह पाकिस्तान की ओर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नेहरू जी के उत्तराधिकारी शास्त्री जी का व्यक्तित्व, यानी उस समय भारत में नेहरू के उत्तराधिकारी शास्त्री जी के व्यक्तित्व के पाकिस्तान शासकों द्वारा दुर्लभ समझ लिया गया, परंतु यह भी गलत साबित हुआ। यानी पाकिस्तान सोचा कि नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा कुछ गलत साबित हो गया और इस युद्ध में भारत की जीत हुई और पाकिस्तान की हार हुई थी। आगे यहाँ पर देखिए 7 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया क्या है? यहाँ पर देखिए जो मैप आपको दिखाया ना वही दक्षिण एशिया है। अब इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर देखिए यह एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र है जो उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर आप नहीं जानते होंगे तो देखिए मैप में क्या होता है, ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वह उत्तर होता है, इसके नीचे अपोजिट साइड आपका दक्षिण होता है। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर में विशाल हिमालय है, आपको पता है उत्तर में हिमालय पर्वत है। उससे लेकर दक्षिण में आप अगर जाइएगा तो हिंद महासागर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में क्या आपका इधर हिंद महासागर है, नीचे आइएगा। उसके बाद इधर पूरब में जाइएगा तो बंगाल की खाड़ी, इधर आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ पूरा है एरिया। ठीक है, यहाँ पर इधर अरब सागर फैला हुआ है। प्रायः इसमें 7 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो आपका 1-2 दिन में मॉडल पेपर जारी होगा उस मॉडल पेपर का PDF भी वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैक में ट्रैफिक होता है उसके साइट में, तो वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और मॉडल पेपर का जो आंसर होता है, खास करके सब्जेक्टिव का आंसर, ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जो अच्छे टीचर होंगे जिनको आंसर आता है आप उनके वीडियो से भी कर लीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव सभी के वीडियो से करना इम्पॉसिबल है। आप समझ पाओगे तब ना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव समझ लीजिएगा, एग्जाम में अगर आप उसको किसी भी भाषा में किसी भी लैंग्वेज में अगर लिख देते हो, आंसर अगर सही तरीके से लिख देते हो, पूरा नंबर आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।